लड़का 2 घंटे से बाहर खड़ा हुआ है और बार बार ऊपर की तरफ देख रहा है। आखिर चक्कर क्या है? अभी देखता हूँ। कौन हो तुम? क्या चाहिए इधर? नहीं है? मैं वो कमरा नंबर 113 में वो जो 113? मैडम आई है वो तुमको बुलाया? इधर नहीं, खड़ा रहने को बोला तुमको? नहीं मैं तो इसलिए आता कि कुछ लफड़ा करने को आया? नहीं दिखाता हूँ। नहीं गार्ड पकड़ो इसे। गार्ड पकड़ो। रूम सर्विस साहब उठिए, 8 बज गया। आपने कहा था ना जगा देना, कोई जरूरी काम है ना। साहब लगता है इनको जगाना ही पड़ेगा। अरे ये क्या, दरवाजा तो खुला ही है। माफ कीजिएगा साहब माफ कीजिए, मैं बिना बताए अंदर आ गया हूँ। खून हो गया, अरे खून हो गया, खून। सर आपकी इंक्वायरी कैसी रही? वो जानना चाहते थे कि मैंने उस लड़के पर गोली क्यों चलाई। गोली चलाने से पहले मैंने उसे चेतावनी दी थी या नहीं। मैं खुद कहाँ गोली चलाना चाहता था। वो तो सर मैं कल हॉस्पिटल गया था, उस लड़के की तबीयत अब बेहतर है। Thank God। और हॉस्पिटल से उसे कल छुट्टी भी मिल जाएगी। मेरी इंक्वायरी तो 3-4 महीने और चलेगी। हेलो, इसे विमल। सर मैं होटल एमेजोन से बोल रहा हूँ। यहाँ पर कमरे में अभी 2 लाशें मिली हैं। जरूरी काम था जो इन्होंने तुम्हें 8 बजे जगाने के लिए कहा था? जी साहब, इन्होंने 8 बजे जगाने के लिए कहा था और 8:30 बजे के लिए टैक्सी भी मंगवाई थी। सर इन्होंने अपना नाम मिस्टर और मिसेस भूपेंद्र सहगल लिखवाया। पुणे से आए हैं 5 दिन पहले, लेकिन कोई पता नहीं छोड़ा। पता नहीं लिखवाया? क्यों? पता नहीं। ये तो सिर्फ पुलिस डॉक्टर ही बता सकता है कि इनकी मौत कितने बजे हुई होगी। लेकिन जिस तरह से लाशें अकड़ने लगी हैं, इससे पता चलता है कि इन्हें मरे हुए 6 से 10 घंटे हो चुके हैं। कल रात 11 से 3 बजे के बीच। सर ये देखिए, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हमारे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। संध्या और अवकाश। सर ये आत्महत्या का केस है। ये नींद की गोलियों की शीशी खाली है। ये सॉफ्ट ड्रिंक और ये शराब की बोतल। शायद इन दोनों ने नींद की गोलियां शराब और सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाकर पी ली है। पुनः हुई आत्महत्या है सर। ये आत्महत्या की चिट्ठी टाइप की है। टाइपराइटर। ये यहाँ होटल में क्या कर रहा है?
बात मुझे खटकती है। इन्होंने इस वेटर को आज सुबह 8 बजे जगाने के लिए कहा था क्योंकि इनका कोई जरूरी काम था। फिर आत्महत्या क्यों कर? सर यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। क्या कल रात भी तुम यहाँ ड्यूटी पर थे? जी हाँ। जब तुम यहाँ आए तो ये लोग तुम्हें परेशान नजर आ रहे थे, दुखी, उदास? बिल्कुल नहीं सर, कल रात 9 बजे मैं शराब की बोतल जब इनके यहाँ लेकर आया तो ये बहुत ही खुश थे और इन्होंने मुझे 20 रुपये इनाम भी दिया साहब। क्या कहा तुमने? कितने बजे यहाँ आए थे? कल रात 9 बजे। मतलब कल रात 9 बजे तुम यहाँ शराब की बोतल लेकर आए थे, तो क्या बोतल पूरी भरी हुई थी? बिल्कुल सर, भरी हुई थी और सील बंद थी। इनकी मौत रात 11 और 3 बजे के बीच हुई। इसका मतलब है 9 और 11 के बीच ज्यादा से ज्यादा 9 और 3 बजे, मतलब 2 से 6 घंटों के बीच में इस आदमी ने अकेले इतनी शराब पी। बहुत कम लोग हैं जो इतनी शराब पी सकते हैं। सर हो सकता है कि इस लड़की ने भी पी ली हो। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि इस ग्लास में से शराब की बदबू नहीं आ रही। सर जरा सोचिए, ये लड़का इस लड़की से प्यार करता था और इसीलिए आत्महत्या भी करना चाहता था। हो सकता है कि इसी टेंशन में उसने इतनी सारी शराब पी ली हो। नहीं वीरेंद्र, मैं नहीं मान सकता। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। जरा सोचो, कल रात ये लोग बहुत खुश थे। कल रात यहाँ क्या हुआ होगा? सर, ये देखिए सर, ये तो इसी लड़की की फोटो है। हमारी लड़की संध्या 8 फरवरी से लापता है। उसकी खबर देने वाले को 5000 रुपए का नगद इनाम। कृपया इस टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें, 85205001। लड़की का पता मिल गया। वीरेंद्र, लाश पोस्टमार्टम को भिजवा दो और इस रूम को सील करो। इसके माँ बाप को खबर पहुंचा दो। यस सर। ये सब उस कवि ने अविनाश की वजह से हुआ है। उस कमबख्त ने मेरी बेटी की जान ले ली। पहले तो उसने मेरी बहन को फांसा, फिर उसे भगा कर ले गया। माँ बाप का पता नहीं, ज्यादा कुछ कमाता था नहीं और चला था मेरी बहन से शादी करने। सारी गलती आप लोगों की। अगर आपने उन दोनों को शादी करने दी होती ना तो आज संध्या जिंदा हो, खुश हो। अरे ये लोग संध्या को शादी क्यों करने देते? अगर वो शादी कर लेती तो उनका घर कैसे चलता? और ये मधु, ये तो कुछ कमाता है नहीं। बंद करो बकवास। देखो, मैं अगर नहीं कमाता हूं तो मेरी मर्जी, और तुम मेरे घर के मामलों में टांग मत अड़ाओ। बस सब लोग चुप करेंगे। ये कोई वक्त है इस तरह की छोटी छोटी बातें करने का? वहां अंदर संध्या की लाश पड़ी है और यहाँ आप सब। देखिए, मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आप संध्या के ऑफिस? एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं जान सकता हूं कि हमें लाश कब तक मिलेगी? आई एम सॉरी, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जांच पूरी होते ही आपको लाश मिल जाएगी। मैं जानता हूं ये वक्त नहीं है आपसे कुछ सवाल करने का, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। सर, जब संध्या ही नहीं रही तो कुछ पूछने का फायदा क्या? वो जिंदा होकर वापस तो नहीं आ जाएगी ना? आपने अखबार में संध्या को ढूंढने के लिए इश्तिहार दिया था।
साथ में इनाम की भी घोषणा की थी। हाँ, पर क्या? जब आपको पता चला कि संध्या होटल में है, तो क्या आप में से कोई उसे वहां मिलने गया था जिस रात उसका खून हुआ था? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। हमें तो पता ही नहीं था वो कहाँ है। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? हाँ, इन दोनों की मौत रात को करीब 12 और 1 के बीच में हुई होगी। मतलब मेरा अंदाजा सही निकला कि मौत रात के 11 और 3 बजे के बीच में हुई। लेकिन मौत की वजह क्या हो सकती है? दोनों की मौत नींद की गोलियां खाने की वजह से हुई है। मुझे लड़के के पेट में से सफेद पाउडर बरामद हुआ और लड़की के पेट का भी वही हाल है। और हाँ, ये ग्लास जो आपको होटल में मिले थे, उसके अंदर भी सफेद पाउडर के अंश मौजूद हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने ड्रिंक्स के अंदर नींद की गोलियां मिला करके इनकी मौत हुई है। तो क्या दोनों ने शराब पी थी? नहीं, लड़के ने शराब पी थी, मगर लड़की ने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पिया था। आप बता सकते हैं लड़के ने कितनी शराब पी थी? हाँ, मैं वही देख रहा था। मगर आपने कहा था कि लड़के ने आधे से ज्यादा बोतल शराब पी है। हाँ, क्यों? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? मैं लड़के के खून की टेस्ट कर रहा था कि इसके खून के अंदर कितना अल्कोहल है, और ये टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि इसके खून के अंदर 0.15 ग्राम %, मतलब कि 150 मिलीग्राम % शराब है। उसका मतलब ये होता है कि इसने सिर्फ 3 पैक शराब पी होगी, जबकि पूरी बोतल के अंदर 13 पैक शराब आता है। क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, 100%। बाकी की शराब कहाँ गई? किसने पी? सर, टाइपराइटर पर, दरवाजे के हैंडल पर, बोतल पर, टेलीफोन पर, हर जगह पर हमने उंगलियों के निशान ढूंढने की कोशिश की, मगर कहीं भी कोई भी निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़े ध्यान से सभी निशान मिटा दिए। अगर उनको आत्महत्या ही करनी थी, फिर उंगलियों के निशान क्यों मिटा दिए? और वो बाकी की शराब, वो कहाँ गई? सब सवालों का एक ही जवाब हो सकता है। इस कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। सर, देखिए, इस ग्लास पर कवर है और इस ग्लास पर कवर नहीं है। इसका मतलब इसको किसी ने इस्तेमाल किया, मगर इस पर भी किसी के उंगलियों के निशान नहीं है। मतलब उस तीसरे व्यक्ति ने इस ग्लास में उनके साथ बैठकर शराब पी होगी और फिर उन दोनों के ग्लास में नींद की गोलियां डाल दी होगी। हो सकता है सर। फिर उनकी मौत के बाद शायद उसने इस ग्लास को साफ करके बाकी के ग्लासों के साथ वापस रख दिया होगा। फिर इस टाइपराइटर पर उसने आत्महत्या की चिट्ठी टाइप की होगी और फिर हर जगह से अपने उंगली के निशान मिटा दिए। सर, ये सब उसने इसलिए किया ताकि हमें ऐसा लगे कि उन दोनों ने आत्महत्या की। जबकि खून उसी ने किया है। हमें उस तीसरे व्यक्ति को ढूंढना होगा। रात जब शराब लेकर ऊपर कमरे में गए जी,
तो उन दोनों के अलावा कमरे में कोई तीसरा भी था? जी नहीं सर, बस वही दोनों थे। ये वेटर कल रात 9 बजे शराब लेकर ऊपर कमरे में गया। उन दोनों की मौत रात को 12:15 बजे हुई। रात 9 और 12 बजे के बीच ऊपर और कौन कौन गए थे? अब ऊपर जाने का यही एक रास्ता है, और जो भी यहां से जाएगा वो तुम्हारे सामने से ही जाएगा। अगर कातिल रात को 9 और 12 बजे के बीच ऊपर गया होगा तो वो तुम्हारे सामने से ही गया होगा, तुमने उसे जरूर देखा होगा। याद करो। यहाँ से तो वेटर ही आते जाते रहते हैं सर, दूसरा तो कोई नहीं गया सर। याद करो, सोचो। हाँ सर, याद आया सर, एक आदमी आया था रात को 10:30 बजे, वो 112 नंबर वाले साहब से मिलने के लिए। लेकिन सर मेरी ड्यूटी तो 11 बजे तक थी, और जब तक मैं यहाँ था तब तक वो वापस नहीं आया। 112 वाला आदमी अभी होटल में है या चला गया? तो आपने ये बताया कि आप लोग यहाँ 2 दिनों से ठहरे हुए हैं, ठीक? कल रात आपने कोई आवाज सुनी, किसी को हाथ में क्या नहीं क्या ये 112 वाला। कल रात आपसे कोई मिलने आया था 10 साढ़े 10 बजे के आसपास? जी हाँ, कौन? वो मेरे मामा का लड़का था। उसे पता चला कि मैं शहर में आया हूँ तो मिलने चले आया। कितनी देर तक आपके साथ रहा? ये कोई 1 घंटे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक बस। ठीक है, उसका नाम और पता दीजिए, उसके साथ बात करनी होगी। ओके सर। हाँ वीरेंद्र, क्या पता चला? सर, संध्या और अविनाश के कमरे के अलावा इस फ्लोर पर और 15 कमरे, और इसके ऊपर वाली फ्लोर पर भी 16 कमरे। खून के बाद यहाँ रहने वाले काफी लोग जा चुके हैं, और बाकी के लोगों से पूछताछ जारी है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। खूनी यहाँ रात के 9 और 12 बजे के बीच आया था जरूर, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। कैसे हो सकता है? वीरेंद्र, होटल छोड़कर जो लोग चले गए उनकी तलाश करो, हमें उनसे बात करनी है। यस सर। तुमने कहा था कि तुम्हारी ड्यूटी कल रात 11 बजे खत्म हुई थी। उसके बाद में ड्यूटी पर कौन आया था? एक नाइट क्लर्क है सर, रात का रिसेप्शनिस्ट। ड्यूटी तो रात को 11 बजे शुरू हुई। एक मिनट, हो सकता है कि खूनी रात 11 बजे के बाद आया हो। मुझे लगता है मुझे इस नाइट क्लर्क से बात करनी चाहिए। मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ सर। ठीक है, मैं संध्या के ऑफिस में जाके पूछताछ करता हूँ। शायद हमें वहां से पता चलेगा कि ये खून क्यों हुआ होगा। क्या? उनका खून हुआ था? वो आत्महत्या नहीं थी? जी, उनका खून हुआ था। उनकी मौत की खबर सुनकर लोग पहले से इतना दुखी है कि क्या बताएं। ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं कर पा रहे कि उन लोगों जी, ने अपने आप को मार दिया था। मेरी वो तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। बाथरूम जा रहा हूँ? उन्हें क्यों मारेगा? आप सभी लोग संध्या के साथ काम करें, मेरा मतलब है, इसलिए आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या संध्या की शादी के बारे में आपको पता था? जी हाँ। आप? जी, मैं यहाँ का बॉस। संध्या ने हमें पनवेल से फोन भी किया था, उनके मरने से पहले, हमें अपनी शादी में बुलाने के लिए। तो क्या आप शादी में गए थे? जी, मैं तो नहीं जा सका था क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था। हाँ, बाकी सबके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। आप में से कोई गया था? नहीं सर, संध्या ने ऑफिस से किसी और को नहीं बुलाया था। क्योंकि उसे इस बात का डर था कि उसकी शादी के बारे में सबको पता न चल जाए, खासकर उसके भाई मधु को, क्योंकि वो मधु से बहुत डरती थी। अच्छा। वो तो उसके नाम से भी कांपती थी।
और जब मधु को संध्या और अविनाश के बारे में पता चला तो उसने उन दोनों को जान से मार डालने की धमकी भी दी थी। इसलिए दोनों को भागकर शादी करनी। अच्छा, और कोई जिसकी संध्या के साथ दुश्मनी या फिर ऑफिस में किसी के साथ पुराना चक्कर, अफेयर? अरे नहीं सर, संध्या ऐसी लड़की थी ही नहीं। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि किसी ने संध्या का खून कर दिया। हेलो, जस्ट होल्ड द लाइन प्लीज। सर आपका फोन है। हेलो, नाइट क्लब? सर यही है, यही है होटल अमेज़न का नाइट क्लब। ये रात को 11 बजे से लेकर सुबह तक ड्यूटी पर था और ये बहुत कुछ जानता है। जरा बताओ साहब को क्या हुआ था? गलती हो गई साहब। मैंने रात को एक आदमी को ऊपर जाने दिया। खून उसी ने किए होंगे साहब। मैंने जब उसे फोन किया तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एक मिनट, तुमने फोन किया था उसको? क्यों? मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक लड़की घर से लापता है। वही लड़की जो मिसेस भूपेंद्र सहगल नाम से रह रही थी हमारे होटल में। पेपर में लिखा था कि उसकी सूचना देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। पैसों की लालच में मैंने उसके घर वालों को फोन कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? बताओ। रात के करीब 11:15 बजे उसका भाई आया। मधु आया था? हाँ साहब, बहुत गुस्से में था। मैंने अपने इनाम के पैसे मांगे तो कहने लगा बाद में दे दूंगा और सीधा ऊपर की तरफ चला गया। भागा। वापस नीचे कब आया? यही कोई 1 घंटे के बाद। कुछ बोला नहीं और बस चला गया। पता नहीं ऊपर क्या हुआ होगा साहब, लेकिन आज जब मैं ड्यूटी पे पहुंचा तो पता चला उस लड़की और उसके साथी का खून हो गया है। तो मधु ने झूठ बोला कि वो होटल गया है। मधु को पकड़ना चाहिए। उठो मधु, उठो, अपना जुर्म कबूल करो और फिर सो जाना। इतनी बार मैं कह चुका हूँ, मैंने संध्या और अविनाश नहीं किया। नहीं, सब जानते हैं कि तुम अपनी बहन की कमाई पर जीते थे और इसलिए उसकी शादी के खिलाफ भी थे। उस रात तुम उनके होटल में गए, उनकी मौत के सिर्फ 1 घंटा पहले। गया था, जरूर गया था मैं, और इतना गुस्से में था कि मैं शायद उन दोनों का खून भी कर सकता था। मेरा विश्वास करो, मैंने खून नहीं किया। अच्छा, तो फिर क्या किया तुमने? मैंने संध्या को बहुत समझाने की कोशिश की और वो नहीं मानी। रोने लगी, बहन होने की दुहाई देने लगी अपनी। कहने लगी कल मेरी शादी है, तुम्हें कन्यादान करना है। बताओ मैं ऐसे में क्या करता? खून कर देता मैं दोनों का। मैंने संध्या को झटक कर परे किया और अविनाश को मैं धमका कर चला आया। कल फिर आऊंगा और देखता हूँ तुम कैसे शादी करते हो मेरी बहन से। झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो? काफी देर हो चुकी है तुम्हें तो तलब होने लगी होगी एक ड्रिंक पीने की। मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए एक गिलास, जी भर के पियो। और मुझे सब सच सच बताओ। लो पियो। नो, मैं पीता नहीं सर। हाँ, शर्माओ नहीं, मैं सब जानता हूं। तुम्हें शराब और जुए का कितना शौक है? नहीं, मैं पहले पीता था लेकिन अब नहीं पीता हूँ सर। हाँ, तुम पीते हो, लो पियो। उस रात की तरह जिस रात तुम संध्या और अविनाश के साथ बैठे थे उनके होटल में, आधी बोतल शराब पी गए थे तुम और फिर उनके ग्लास में नींद की गोलियां डाली थी। लो पियो। मैंने शराब पी थी?
हाँ पी थी। क्यों भूल गए? पूरी आधी बोतल पी गए थे तुम? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं पहले पीता था, लेकिन 6 महीने से मेरा लीवर खराब है और डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं एक पैक भी पीऊंगा तो मर जाऊंगा। आप मेरा चेकअप करवा सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। शराब पीना मेरे लिए बिल्कुल मना है। अगर मैंने ये गिलास पी लिया तो मैं मर जाऊंगा। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, मैं पी कर दिखाता हूं। मेरी मौत से शायद आपको विश्वास हो जाए कि मैं अपनी बहन का कातिल नहीं हूं। रुक जाओ मधु, मधु रुक जाओ। सर, ये मेडिकल रिपोर्ट है मधु के लीवर के बारे में। अच्छा, सर इसमें साफ लिखा हुआ है कि मधु का लीवर इतना खराब हो चुका है, ये आधी बॉटल शराब तो क्या, अगर एक पैक भी वो पिएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। सर अगर हम ये मान लेते कि ये मधु कातिल नहीं है, तो फिर कातिल कौन हो सकता है? क्योंकि होटल का रिसेप्शनिस्ट भी कह रहा था कि उस रात मधु के अलावा उसके सामने कोई ऊपर गया ही नहीं। कोई तो ऊपर गया होगा। खून क्या अपने आप हो गए? खून होने के बाद कौन कौन लोग होटल का कमरा छोड़कर गए, उनके बारे में पूछताछ की तुमने? यस सर। तो फिर 14 लोग थे जिन्होंने उस दिन होटल छोड़ा, उनमें से 13 हमें मिल चुके, मगर सर किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ। 14 आदमी? सर ये होटल का रजिस्टर है। उस 14वें गेस्ट का नाम है मिस्टर नायडू, मद्रास से। सर उसने पता ठीक से लिखा नहीं था, इसलिए मद्रास पुलिस अब तक उससे बात नहीं कर सकती। सर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, संध्या और अविनाश का कमरा दूसरे माले पर था और इस आदमी का कमरा उनके कमरे के ऊपर तीसरे माले पर था। तीसरे माले पर? ये आदमी हमारे काम का हो सकता है। लगता है यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें फिर से ऑफिस में इंक्वायरी शुरू करनी पड़ेगी। संध्या के सब दोस्त वगैरह वही हैं। मुझे लगता है इस आदमी के बारे में हमें वहीं से कुछ पता चल जाएगा। मैं तो दिल्ली में था, पूरे एक हफ्ते वहीं था, ऑफिस का ही काम था। अच्छा, और आप? जी मैं मेरे पापा का ऑपरेशन था, मैं उन्हीं के साथ में थी हॉस्पिटल में। सर मैं तो अपने दोस्त के घर था, उसकी पार्टी में। क्या तुम ये सब साबित कर सकते हो? वीरेंद्र, बाद में इनकी बातों को चेक करना कि वाकई ये तीनों संध्या की शादी में गए थे या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस रात ये तीनों संध्या से नहीं मिले तो फिर कौन मिला उसे? एक बात है सर, पता नहीं आपसे कहनी चाहिए या नहीं, और हो सकता है उससे कोई फायदा भी ना हो, पर करीब 6 महीने पहले संध्या ने इसी ऑफिस के एक आदमी की मुझसे शिकायत की थी, रतन की, कि वो उसे काफी परेशान करता है। परेशान करता था? कैसे? हाँ सर, संध्या ने इस बात का जिक्र मुझसे भी किया था कि रतन उसको बार बार ऑफिस के बाहर मिलना चाहता था, और 1-2 बार तो उसने उसे बुलाया भी था और उसके घर पे फोन भी करता था। संध्या ने उसे समझाया भी, मना भी किया, लेकिन वो माना ही नहीं। जब संध्या ने रतन की शिकायत की तो आपने क्या किया? मैंने रतन को समझाया, वार्निंग दी, उसके बाद संध्या ने शायद कभी उसकी शिकायत नहीं। ये रतन अब कहाँ है? यही तो प्रॉब्लम है सर। उस दिन भी जब आप ऑफिस में आए थे तो रतन अजीबोगरीब तरीके से पेश आ रहा था। ऑफिस से घर भी जल्दी चला गया, उस दिन से आज तक वापस नहीं आया। और एक अजीब बात सर, जब मैंने ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि जिस दिन संध्या और अविनाश का खून हुआ था, उस दिन और उसके अगले दिन रतन ऑफिस आया ही नहीं। अरे हाँ, अब याद आया। जिस दिन संध्या ने मुझे फोन किया था अपनी शादी में बुलाने के लिए, उसका फोन मैंने यही लिया था और रतन वहां बैठा था। शायद उसने सारी बातें सुन ली होंगी। तुम्हारे पास रतन का पता होगा? मुझे दो। आप रतन के मकान मालिक हैं और आपको ये पता नहीं वो कहाँ है? मैंने कहा ना, 2 दिन से वो घर पे नहीं आया। घर पे नहीं आया? जी। जो यहाँ से कुछ सामान लेकर गया है? पता नहीं, रोज की तरह सुबह घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया, न जाने कहां चला गया। अब तो आदत सी बन गई उसे रात रात घर से गायब रहने की।
रतन को शराब पीने की आदत थी? आदत? बहुत बड़ी लत थी जी, बहुत बड़ी। यही तो करता था वो। जब भी घर पे रहता, दिन भर इस कमरे में शराब पीता रहता। न जाने क्या गम था उसे। वीरेंद्र, ये देखो। सर, मुझे लगता है हमें वो तीसरा आदमी मिल गया। सर, हमने संध्या के बॉस प्रकाश का बयान चेक किया। ठीक है? ये सब ठीक है। वो खून के दौरान दिल्ली में था। हमने उसके दिल्ली के आने जाने के प्लेन के टिकट्स भी चेक किए। सब ठीक है। और सतीश और आशा? सर, वो दोनों भी सच बोल रहे थे। सर, मुझे लगता है कि ये तीनों खून की रात संध्या के होटल के आसपास भी नहीं थे। और अब वैसे भी ये बात तो साफ हो गई है कि रतन ही कातिल है। बस एक बार हमें वो मिल जाए। मैंने सभी पुलिस स्टेशंस को खबर कर दी, उसके हुलिये के बारे में, यहां तक कि उसकी मोटरसाइकिल का नंबर भी दे दिया, MHE 012073। सर, इस वक्त सारे शहर की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वो जहां भी होगा वो उसे ढूंढेगा। अरे, ये शटर कैसे खुला हुआ है? कौन है अंदर? कौन है? कौन है अंदर? अरे, मैं बोल रहा हूं, कौन है? अरे, ये आदमी अंदर क्या कर रहा है? और ये शराब की बोतल? कौन हो भाई? ओ भाई, कौन हो तुम? कौन हो? खून! खून! पुलिस! सर, रतन की बॉडी हमें एक वीरान मिल के गोदाम में से मिली। इतनी बड़ी मिल खाली पड़ी है और वहां पर वॉचमैन भी एक दो ही है। मुझे लगता है कि ये वहां पर एक दो दिन से छुपा हुआ था। इसकी मौत भी वैसे ही हुई है जैसे अविनाश और संध्या की हुई थी। इसके पेट से भी नींद की गोलियां और शराब बरामद हुई हैं। मतलब और एक सुसाइड हो सकता है। और उसकी जेब से यह नोट मिला है। मैं संध्या से प्यार करता था और जब मैंने सुना कि संध्या और अविनाश शादी करने वाले हैं तो मैंने उन्हें मार डाला। नाउ आई हैव नो रीजन टू लिव। मैं भी अपनी जान ले लूंगा। आई एम टेकिंग माई ओन लाइफ। रतन। सर, शायद रतन पहले से जानता था कि हम उस तक पहुंचने ही वाले, इसलिए उसने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि अब ये केस की फाइल हम बंद कर सकते हैं। वो तीसरा आदमी रतन ही है। लगता तो यही है, फिर भी हम ये लिखाई चेक करेंगे। ऐसा करो, तुम रतन के ऑफिस जाओ और उसका लिखा हुआ कोई पेपर लेकर आओ। हम इस लेटर को उस पेपर के साथ मिलाकर देखेंगे। क्या? रतन ने आत्महत्या कर ली है? हे भगवान, एक और आदमी की जान चली गई। आपको रतन की लिखाई का नमूना चाहिए ना? जी हाँ। सतीश, रतन के ड्रॉर में एक्सपोर्ट्स की फाइल जरा देना। ये हमारे एक्सपोर्ट्स की लिस्ट है जो रतन के हाथ की ही बनाई हुई है। ये ठीक है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि रतन ने जो आत्महत्या का लेटर छोड़ा है वो उसी ने लिखा है या फिर किसी और ने। ये देखो, इस वाई के लूप को देखो, मतलब मोड़ को देखो। और यहां इस वाई के मोड़ को देखो, मिलते हैं। उसी तरह इस टी की डंडी को देखो, कैसे क्रॉस किया देखो। और यहां इस टी को भी वैसे ही क्रॉस किया। वैसे इस आई को देखो। और इस आई को देखो, बिल्कुल एक जैसे। ऐसे ही इसमें और 20 बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों एक ही आदमी ने लिखी है। मैं भी तो यही कह रहा था सर कि ये आत्महत्या की चिट्ठी रतन ने ही लिखी है। मामला बिल्कुल सीधा है सर। अब हम ये फाइल बंद कर सकते हैं।
लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि उस होटल के रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उसने सिर्फ मधु को ऊपर जाने दिया, तो फिर रतन ऊपर कैसे पहुंचा और फिर खून करके वो वापस खिसका कैसे? उस रिसेप्शनिस्ट ने उससे देखा कैसे? सर, हो सकता है कि उस रिसेप्शनिस्ट की आंख लग गई हो, या फिर उस वक्त वो बाथरूम गया हो। शायद। फिर भी तुम एक काम करो, हमारे पास रतन की फोटो तो है ना? जी हाँ सर। सर, ये वही फोटोज हैं जो हमें रतन के कमरे में से मिली थी, और ये है वह ऑफिस की पिकनिक वाली फोटो, और ये रहा रतन। ये फोटो तुम होटल लेकर जाओ। जी सर। उस रिसेप्शनिस्ट को दिखाओ, वहां काम करने वाले लोगों को भी दिखाओ। हो सकता है उनमें से किसी ने कत्ल की रात रतन को वहां देखा। आपको खूनी का पता चल गया है? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अभी भी जरा सा शक बाकी है। मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता हूं। इसमें बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे ये बताइए कि इनमें से संध्या के अलावा आपने किसी को भी यहां होटल में देखा है? ध्यान से देखिए। अरे ये तो वही आदमी है, वही है। आपको यकीन है? हाँ हाँ, यही। इसका मतलब है खूनी यही है। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, संध्या और अविनाश के खूनी का पता चल गया है। रतन ने ही किया है ना तुम? हम रतन की फोटो लेकर होटल गए थे। वहां के स्टाफ ने उसे पहचान लिया। कत्ल की शाम रतन को उन्होंने होटल के बाहर देखा था। मगर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि होटल के क्लर्क ने रतन को होटल के अंदर आते हुए या होटल के बाहर जाते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि गलती हमारी थी। गलती? कैसी गलती? कातिल होटल के बाहर से नहीं आया था, बल्कि वो होटल के अंदर पहले से ही मौजूद था। आइए देखते हैं कि क्या हुआ होगा। खूनी को पता चलता है कि संध्या और अविनाश दोनों होटल में हैं, और फिर वो भी उसी होटल में एक दिन पहले ही कमरा ले लेता है और वहां रहने लग जाता है। मगर दूसरी रात जब सब अपने अपने कमरों में होते हैं, कातिल पकड़ा जाता है। संध्या और अविनाश उसे देखकर बिल्कुल नहीं चौंकते, क्योंकि उन्होंने तो उसे शादी में बुलाया था। दोनों खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं, उसके साथ ड्रिंक्स पीते हैं, मगर थोड़ी देर बाद वो सबके लिए ड्रिंक्स बनाता है। और फिर दोनों, संध्या और अविनाश, मौत की गहरी नींद में सो जाते हैं। कातिल हर जगह से अपनी उंगलियों के निशान मिटा देता है, अपना ग्लास साफ करके बाकी के साफ ग्लासों के साथ वापस रख देता है। कातिल वापस अपने कमरे में चला जाता है, रात भर चैन की नींद सोता है, दूसरे दिन होटल छोड़ देता है। और इसीलिए होटल के रिसेप्शनिस्ट ने रतन को ना होटल में आते हुए देखा और न जाते हुए, क्योंकि खूनी पहले से ही होटल में मौजूद था। मद्रास से कोई मिस्टर नायडू होटल में ठहरे हुए थे उसी दिन, जिन्हें हम ढूंढ नहीं सके। और कातिल वही मिस्टर नायडू था। इसका मतलब रतन ने ही मिस्टर नायडू के नाम से होटल में कमरा लिया था। हम रतन की एक फोटो लेकर होटल में गए ताकि होटल का स्टाफ उसे पहचान सके, और उन्होंने उसे एकदम पहचान लिया, एक सेकंड में उसे पहचान लिया। नायडू, हम रतन की एक फोटो लेकर होटल में गए ताकि होटल का स्टाफ उसे पहचान सके, और उन्होंने उसे एकदम पहचान लिया, एक सेकंड में उसे पहचान लिया। नायडू, संध्या और अविनाश का कातिल पकड़ा गया। नायडू पकड़ा गया। नायडू पकड़ा गया। आप सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो उस वक्त दिल्ली में था। हाँ, तुम दिल्ली गए जरूर थे, मगर अगली फ्लाइट से मुंबई वापस। और यहाँ होटल अमेज़न में कमरा लेकर रहने लगे।
संध्या और अविनाश का खून करने के बाद तुम अगली सुबह दिल्ली वापस चले गए, वहां अपना काम खत्म किया और वापस मुंबई। तुम दिल्ली के जिस होटल में ठहरे थे वहां हमने पूछताछ की। तुम 3 दिनों के लिए होटल से गायब थे। नहीं, तो सब पता चल गया। बताओ ये खून तुमने क्यों किए? मैं ये खून नहीं करना चाहता था सर, मैं ये खून नहीं करना चाहता था। मैं संध्या से बहुत प्यार करता था सर। अविनाश से मिलने से पहले वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उसे मैंने ऑफिस में नौकरी भी दी। जब वो अविनाश से मिलने लगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उसने मुझसे शादी करने से भी इनकार कर दिया। तो मैं आग बबूला हो गया। मैंने दोनों का खून कर दिया। और रतन? आप लोगों से बचने के लिए मुझे बेचारे रतन का भी खून करना पड़ा। और उसकी मौत को भी तुमने एक आत्महत्या बनाने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए तो तुमने हमें चकमा दे ही दिया था प्रकाश, क्योंकि रतन के आत्महत्या की नोट की लिखाई और उसकी हैंडराइटिंग दोनों मिलती थी, क्योंकि वो दोनों ही पेपर तुमने लिखे थे। हाँ, रतन की आत्महत्या की चिट्ठी भी मैंने ही लिखी। और जो पेपर मैंने आपको ऑफिस में दिया था वो भी मेरे हाथ का ही लिखा हुआ था। इसीलिए हमें लगा कि रतन ने आत्महत्या कर दी। तुम्हारा प्लान अच्छा था प्रकाश। संध्या, अविनाश और रतन के खून के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सबक सिखा के रखूंगा उसी बच्ची को। जान है ये जानवर, सजा दिला के रहूंगा, फांसी की सजा दिलाऊंगा, नंगा करके रखूंगा सबको। साहब मदद कीजिए, मेरी बेटी चली पड़ी है, वो अस्पताल में तड़प रही है और ये जानवर उसके ससुराल वाले और राक्षसों की भूख खा रहे हैं। मदद कीजिए, आप सीआईडी वाले भी मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। अरोड़ा साहब, हम इस केस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखिए, अनुपमा के साथ जो भी हादसा हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मगर इस केस में सीआईडी की क्या जरूरत है? अनुपमा ने पुलिस के सामने खुद बयान दिया है कि जो कुछ भी हुआ उसी की गलती से हुआ। उसने गलती से गैस खुली छोड़ दी थी, बाद में लाइटर का बटन दबा दिया, आग लगी और ये एक्सीडेंट हो गया। वो बयान झूठा था, मगर उसने वो बयान पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर्स के सामने दिया है। दिया होगा, लेकिन अभी अब थोड़ी देर पहले मेरी बेटी ने मुझे खुद बताया है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे बांधा, वो गैस ऑन कर दी, खिड़की के दरवाजे बंद कर दिया और उसे जला दिया। देखिए, वर्मा फैमिली की सोसाइटी में बहुत इज्जत है। अनुपमा ने भी अपने बयान में उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है, इसलिए कोई भी इल्जाम लगाने से पहले आप सोच लीजिए। से तड़प रही, उसने जो मुझे बताया उसकी कोई कीमत नहीं, ये सच की तो विसात ही नहीं है यार। ऐसी बात नहीं है अरोड़ा साहब। जब आपकी बेटी ने अपना पहला बयान दिया तब आप कहाँ थे? दिल्ली में अजीत ने, अनु के पति ने मुझे कल रात फोन किया था, तो मैं कल रात की आखिरी फ्लाइट लेकर यहाँ आ गया और सीधा अस्पताल पहुंचा अपनी अनुपमा के पास। नाजुक सी गुड़िया चली पड़ी थी, आग की लपटों में झुलसी हुई, जिंदगी और मौत के बीच दर्द से करा रही थी। उसकी आंख के आंसू सूख चुके थे सीधी साहब। उसके चारों तरफ गिर बैठे उसके माँ बाप बेटी की मौत का इंतजार कर रहे।
मैं आपसे कह रहा हूँ इसी मेरी बेटी को अजीत और उसके माँ बाप ने जलाया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। जल्दी क्या मुझे जला देता। देखिए अपनी आंखों से उसकी तरह क्या अपने कानों सुनिए। आप लगता है मैं बुखला गया हूँ। आइए सुनिए अपने आप क्या कहती हूँ। देखिए रो रहे हैं यहाँ पर ये। बेटा देखिए क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। बेटा बेटा सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं बेटा, सच्चाई जानने के लिए वो आए यहाँ। सच सच बता दे इन्हें भगवान, जो कुछ ने मुझे बताया इन्हें बता दे बेटा। यही मौका है इन जालिमों को सजा दिलाने का बेटा। हाँ बेटा बोल अनुपमा बेटा क्या क्या बेटा बेटा डॉक्टर। हाँ हाँ डॉक्टर बेटा तू बहुत कुछ बता दिया बेटा। बेटा थोड़ी ही बता डॉक्टर डॉक्टर प्लीज आप उसका बात प्लीज 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 नर्स इंजेक्शन ऐड करो। क्या कर देखिए प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। प्लीज आप बाहर बचा नहीं सका। वैसे भी बचने की उम्मीद बहुत कम थी। मैं बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता हूं। मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है। आप मेरे ऑफिस में आ जाइएगा बाद में। I'm sorry. अनुपमा को आपने खुद एडमिट किया था? जी हाँ, कल दोपहर को। कौन आया था उसके साथ? उनके पति और सास ससुर। और कोई था? उनके साथ उनका पड़ोसी था शायद, कोई मिस्टर पोद्दार। पड़ोसी? जी उनके साथ वाले बंगले में रहता है शायद। आपने जब अनुपमा को एडमिट किया था तब कितने बजे थे? यही कोई 3:30-4 बजे होंगे। कैसे हुआ? डॉक्टर साहब शायद गैस खुला छोड़ दिया था, फिर जैसे ही लाइटर जलाया एकदम आग लग गई, बेचारी जल गई। डॉक्टर मेरी पत्नी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब प्लीज। कितना भी पैसा खर्च हो आप खर्चे की बिल्कुल परवाह नहीं कीजिए। मेरी पत्नी को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए आप सब हमें अपना काम करने दें प्लीज। आप बाहर आइए प्लीज। डॉक्टर प्लीज मुझे यही रहने दीजिए डॉक्टर। आप प्लीज बाहर चलिए प्लीज प्लीज चलिए प्लीज।
पूरा चल चुका है। 90 to 95% सिर्फ चेहरा बच गया है। कॉटन की साड़ी के जले हुए टुकड़े शरीर पर चिपके हुए हैं। सिस्टर, आईवी सलाइन शुरू करो। दोपहर को अनुपमा किचन में चाय बनाने गई थी। घर में और कौन कौन थे? मम्मी और डैडी। और आप? मैं उस वक्त फैक्ट्री में था कि चिल्लाने की आवाज आई। उसकी चीख सुनकर मम्मी डैडी उसकी मदद को दौड़े। बहुत कोशिश की उन्होंने, आग से जूझे, उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब ड्रिप देने के लिए पेशेंट की नर्स नहीं मिल रही है। मुझे यही डर था। ठीक है, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। यस। ऐसी हालत में पेशेंट का ऑपरेशन? घबराइए माता जी साहब, मामूली सा ऑपरेशन है। बस एक हल्का सा काटना है मुझे, एक नस तक पहुंचने के लिए। इसी नस के जरिए हम उसे दवाई की बोतलें चढ़ाएंगे। हर 3 घंटे के बाद 30 ml फॉर्टिन का इंजेक्शन दो। मरीज को बहुत दर्द है, एक इंजेक्शन अभी दो। अभी तक अरोरा साहब के इल्जामों को साबित करने का एक भी सबूत हमें नहीं मिला है। मगर सर, इस तरह के एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। अगर कोई नींद से उठ के सीधे किचन में जाके गैस जलाए तो वो शायद गैस को खुला भी छोड़ सकता है। क्या तुमने कभी गैस को खुला छोड़ा है? ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब ये है सर, अगर दूध उबल के छलक जाए तो गैस का चूल्हा बुझ जाता है और हमें पता तक नहीं चलता और गैस लीक होती रहती है। ऐसे में एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है सर। हाँ, मगर अब अनुपमा के साथ एक्सीडेंट हुआ है या उसके पिता का इल्जाम सच है? मिस्टर अरोरा के इल्जामों के बावजूद भी अनुपमा के ससुर ने उन्हें घर पे बुलाया है, लेकिन मिस्टर अरोरा ने उन्हें बहुत गालियां दी, बहुत बेइज्जत किया। अनुपमा का पहला बयान किसने लिया था? सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार सर। शैलेश कुमार। यस सर। अनुपमा के जलने की खबर तुम्हें किसने दी? डॉक्टर साठे ने दी थी सर। क्यों? वर्मा परिवार में से किसी ने भी आपको नहीं बताया था? नहीं, लेकिन मैंने वर्मा साहब के बारे में डॉक्टर साठे से पूछा था। उन्होंने बताया कि वो सब लोग दवाइयां लेने के लिए गए हुए हैं। बयान के वक्त अनुपमा किस हालत में थी? बहुत ही दर्दनाक हालत में थी सर। मैं पुलिस वाला होकर भी उसे देख नहीं पा रहा था। फोर्टविन जैसे ताकतवर इंजेक्शन का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनुपमा, क्या आप बताएंगे कि यह कैसे हुआ सब? हाँ मेरी बच्ची, इन्हें सब कुछ बता दो। डरो नहीं बेटा, हम सब तुम्हारे पास खड़े हैं। देखो अजीत भी तुम्हारे पास खड़ा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बचा लूंगा तुम्हें। हाँ, समीर है घर पर, वो है हमारे पास है समीर। मिसेस वर्मा, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहेंगी? तो बचे थे।
अभी नहीं, अपने कमरे में सो रहे थे। मैं किचन में गई और मैंने गैस का नॉब ऑन कर दिया। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मैं लाइटर लेकर टेलीफोन उठाने भागी ताकि मम्मी डैडी की नींद खराब था। मेरी सहेली का पोता। हम लोग ने काफी देर तक बातें की। मैं किचन में गई और जैसे ही मैंने लाइटर चलाया तो चारों तरफ आग मैं अपनी इसे इसमें किसी का कोई कसूर अनुपमा का बयान बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मगर उसके पिता का कहना है कि उसने एक दूसरा भी बयान दिया था, बिल्कुल अलग। सर, जब उसने पहला बयान दिया था वो सबके सामने दिया था, और जब उसने दूसरा बयान दिया था तब वहां मिस्टर अरोरा के अलावा और कोई था ही नहीं। सर, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि वर्मा और अरोरा में कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी। तुम ये कहना चाहती हो कि अरोरा वर्मा को फंसाने की कोशिश कर रहा है? नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है। मिस्टर अरोरा, हमें अफसोस है कि हम वर्मा के खिलाफ एक भी सबूत जुटा नहीं पाए। सच तो यह है कि आपकी बेटी पुलिस के सामने एक बयान दे भी चुकी है, और वो भी तब जब उसका आखिरी समय आ गया था। कहते हैं कि मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। सर, क्या उसे मालूम था क्या वो बयान देने के बाद मर जाएगी? क्या? एक मिनट, क्या कहा आपने? हाँ, क्या कहा आपने? हाँ, क्या उसे मालूम था कि वो मरने वाली है? वो बेचारी सोचती होगी कि वो ठीक हो जाएगी, अपने बेटे के पास जाएगी। नसीब बाप हूं मैंने अपनी बेटी को 2 बार जलाया है। एक बार उस कमीने अजीत के साथ उसका ब्याह करवाना, दूसरी बार आज उसका अंतिम संस्कार। बोली थी मेरी बेटी, दूसरों की गलती अपने सर पे ले लेती थी। इतनी बार समझाने की कोशिश की, बेटा भलाई का जमाना नहीं है। जलता कोयला अगर उसके हाथ में रख दे तो कभी वो उफ नहीं करती थी। ऐसी थी मेरी बेटी।
इज्जत बचाने के लिए सिर्फ जान ही दे। आप भी एक औरत हैं, आप शायद मेरा दर्द समझ सकते हैं। आपकी बहन के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो क्या इसी तरह चुप बैठी रहे? मिस्टर अरोरा, मैं आपके दुख और जज्बात को समझती हूँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कानून की नजर में जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती। कानून सबूत मांगता है, जज्बात को नहीं। और कानून आपसे ये भी पूछेगा कि आपकी बेटी ने अपने पहले बयान में झूठ क्यों बोला। करीब 18 महीने पहले अनुपमा की शादी अजीत वर्मा से हुई और सिर्फ 1 साल के अंदर उनके बेटे समीर का जन्म हुआ। मगर इन 18 महीनों में उसने एक बार भी अपने पिता से यह नहीं कहा कि उसके ससुराल वाले उसे पैसे या दहेज के लिए तंग करते थे। लेकिन सर, मिस्टर अरोरा ने खुद ही बताया है कि वो कभी भी शिकायत नहीं करती थी। क्या तुमने वर्मा परिवार के दोस्तों या पड़ोसियों से पूछताछ की कि अनुपमा की उसके ससुराल वालों से कैसी जमती थी? सर, हर औरत की कोई ना कोई सहेली तो होती है जिसे वो सुख दुख की दिल की बात कर सके, लेकिन शादी के बाद के 18 महीनों तक, 1.5 साल तक अनुपमा की ऐसी कोई सहेली बनी ही नहीं। हो सकता है अनुपमा अकेली रहना पसंद करती हो। शायद इसीलिए उसे अपने बेटे समीर से बहुत लगाव था। सर, मैंने ऐसे कई केसेस के बारे में सुना है जहां औरतें अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ घंटों बातें करती रहती हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। इसीलिए मरते दम तक उसके होठों पर एक ही नाम था, समीर। और अगर वो किसी को दिलोजान से चाहती थी तो वो था समीर। लेकिन समीर, वो तो अनुपमा के ससुराल वालों के पास था, उनके कब्जे में था। सर, अनुपमा के पिता ने बहुत ही पते की बात कही थी कि अनुपमा ने जब पहला बयान दिया था तब क्या वो जानती थी कि वो जिंदा बचेगी या नहीं? हाँ, उसने सोचा होगा कि वो जिंदा बच जाएगी, मगर उसके ससुराल वाले वो तो उसे बार बार यही कहते थे कि वो ठीक हो जाएगी और जल्दी उनके साथ उनके घर वापस जाएगी। यानी अनुपमा, याद रख, कोई उल्टा सीधा बयान मत दे देना, क्योंकि अगर ठीक हो जाएगी तो हमारे साथ ही घर वापस आएगी। अब तस्वीर कुछ साफ साफ हो सर, अनुपमा को जो इंजेक्शंस दिए गए थे, फोर्टविन, यस सर, उसमें से सिर्फ पहला इंजेक्शन हॉस्पिटल के स्टॉक में से था। बाकी के सारे इंजेक्शंस उसके ससुराल वाले बाहर से लाए थे। बचे हुए इंजेक्शंस डॉक्टर शाह के पास जांच के लिए भिजवा दो। ये केस थोड़ा पेचीदा है, बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए आपकी सलाह चाहिए। वो सब इंजेक्शंस मैंने लैब में चेक किए थे, वो सब ठीक ठाक थे। लेकिन डॉक्टर साहब, अनुपमा को फोर्टविन का इंजेक्शन क्यों दिया गया? ये नींद की बहुत बढ़िया दवाई है। मरीज को किसी बात का एहसास नहीं रहता और भयंकर दर्द से भी ये छुटकारा दिलाती है और मरीज सो जाता है। कैसे? इसका असर सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। डॉक्टर साहब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अनुपमा ने जब अपना पहला बयान दिया था तब उस पर फोर्टविन का असर था? मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये बात बहुत ही सीरियस है। मेरा मतलब ये कि अनुपमा ने जो पहला बयान दिया है वो गलत साबित हो सकता है। देखो, तुम शुरू से ही बहुत उतावली हो आशा। जरा ध्यान से सोचो, इंसान को झूठ बोलने के लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है और सच खुद ब खुद निकल पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, मेरी एक सलाह मानो। पहले आप जाकर चेक करो कि जब अनुपमा ने अपने पिता के सामने मरने से पहले बयान दिया था तो उस समय उसे कौन सा इंजेक्शन दिया जा रहा था, मतलब वो फोर्टविन थी या नहीं। तब तक हमने फोर्टविन के इंजेक्शन देना बंद कर दिए थे। बंद कर दिए थे? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इंफेक्शन इतना फैल गया था कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो चुका था। अनुपमा ने कॉटन की साड़ी और ब्लाउज पहने। यस सर। और मेरा तजुर्बा यह कहता है कि कॉटन की साड़ी को पूरी तरह से जलने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। और सर, अनुपमा के पड़ोसी मिस्टर पोद्दार के अनुसार ठीक 2 बजे उन्होंने अनुपमा की सास कंचन वर्मा की चीखें सुनी और जब वो भागा भागा उनके बंगले पर पहुंचा
तब उसने वहां देखा कि अनुपमा फर्श पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े बुरी तरह से जल चुके थे और उन पर पानी भी फेंका जा चुका था। यानी अनुपमा को जले हुए 20 मिनट हो चुके थे। इतनी देर में उसे बचाने के लिए उसके सास ससुर ने क्या किया होगा? किया भी कहां खड़ी? शायद गैस के पास खड़ी होगी और शायद गैस का बटन खुला होगा। जैसे ही उसने लाइटर जलाया बस एक जोरदार धमाका हुआ और धमाका हुआ? जी धमाका हुआ तो यहाँ कुछ तो निशान होने चाहिए। कुछ भी नहीं दिखाई दे। आप लोग अंदर कहां से आए? यहां से। तब जैसी अनुपम की चीजें सुनी हम लोग फौरन किचन की तरफ भागे, लेकिन साहब ये सब इतना जल्दी हो गया, वो बेचारी किचन से निकल ही नहीं पाई और यहां ढेर हो गई। आपने कुछ तो किया होगा उसको बचाने के लिए। जी किया ना। मैं फौरन पानी की तरफ भागा और यूं ये नल खोल दिया और इस तरह पानी भर भर कर मैं उसके ऊपर धड़ाधड़ डालता रहा। किससे? इस ग्लास से? जी। यूं? पानी यहाँ किस लिए है? जी इस एरिया में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है, इसलिए हम हमेशा ये ड्रम भरकर रखते हैं। फिर आपने ये पानी इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जी वो मैंने आपको बताया ना, हम लोग इतना घबरा गए थे, इतना डर गए थे कि कुछ सूझा ही नहीं। गैस की टंकी ये क्यों नहीं फटी? उस वक्त आप कहाँ थी? मैं उसके बाद पानी डाल रही थी। वो डरकर इधर भागती थी, कभी वहां से यहाँ भागती थी, कभी वहां भागती थी, कभी यहाँ जाती थी और मैं उसके बाद पानी डालती ही जा रही थी। पानी का तो जैसे यहाँ पर तालाब ही बन गया था। यहाँ इस कमरे में? लेकिन मिस्टर वर्मा ने कुछ देर पहले हमें बताया कि अनुपमा किचन में ही गिर गई थी, बाहर आ ही नहीं सकी। उन्होंने ऐसा कहा, उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा है। वो अनुपमा के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल सके हैं, इसलिए क्या कह रहे खुद भी नहीं समझ पाते। असल में मैं ही और उसके पीछे पानी लेकर दौड़ रही थी, कभी किचन में, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। हाँ यही तो थी वो। यहाँ? क्या ये वही साड़ी है जो अनुपमा ने उस दिन पहनी थी? हाँ। प्रोडक्ट्स के लिए बाहर ले जाओ। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी प्लीज? आइए मैडम।
ऐसा निशान तो बाहर की दीवार पर भी मिला है। और ये साड़ी का टुकड़ा, ये भी यहां मिला था। ऐसा हो सकता है कि अनुपमा यहाँ छुप गई होगी और जब बाहर निकल रही होगी या अगर उसे खींचा गया होगा तो उसकी साड़ी यहाँ अटक गई होगी। और सर, हो सकता है इस पर केरोसिन भी फेंका गया हो। सर, एक बात और है, आग लगने के बाद अनुपमा अगर इस कमरे में आई होती तो यहाँ पर जलने के कुछ तो निशान मिलने चाहिए। ये फर्नीचर या कालीन कुछ तो जरूर जल गया होता। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो एक बात है, अगर वो इस कमरे में आई होती तो यहां से आई होती, कमरे में कैसे पहुंची? खून का निशान। इसे नापो। पांच फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच। अनुपमा की हाइट क्या है? 5 फुट 4 इंच सर। अच्छा, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बी रेडी? रेडी सर। हाथ दो। 1 2 3। नहीं पता था। तुम्हारी हाइट क्या है? 5 फुट 4 इंच सर। 5 फुट 4 इंच। याद है, अनुपमा के माथे पे एक जख्म था, यहीं से आया है। इसका मतलब है इस कमरे में उस पर केरोसिन फेंका गया और फिर उसे घसीटते हुए यहां से ले जाया गया। साहब, मेरी नौकरी ऐसी कि मैं हर रोज यहाँ शाम 5 बजे आता हूँ और घर का कामकाज करता हूँ। और कल भी आया था, लेकिन देखा यहाँ कोई नहीं है। तब मैंने पोदार जी के नौकर से पूछा तो उसने बताया छोटी मैम साहब जल गई, सब लोग हॉस्पिटल गए। तो तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं वापस चला गया। फिर रात 8 बजे आया। तो तुमने घर की सफाई नहीं की? नहीं साहब, जब मैं वापस आया तब तक तो बड़ी मालकिन ने सब कुछ साफ कर दिया था। हाँ, पर यहाँ थोड़ा तो पानी होना चाहिए था। नहीं साहब, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, सब साफ था। सर 2 बज रहे। जब अनुपमा को आग लगी तब 2 ही बजे थे ना, है ना? जी। और आपने इसी नल में से पानी फेंका था? हाँ, लेकिन उस दिन पानी आ रहा था, आज ये केरोसिन आपके किस काम आता है? ये तो सबको रखना पड़ता है ना, कभी गैस चली जाती है तो जरूरत पड़ती है। मिसेस वर्मा, हमने आपका कार्ड चेक किया है। आपके पास तो 2 सिलेंडर्स हैं, एक यहाँ और दूसरा स्टोर रूम में। फिर आपको केरोसिन की क्यों जरूरत पड़ती है? ये तो खाली है, इसमें तो केरोसिन है ही नहीं। वही तो, क्योंकि केरोसिन इस्तेमाल किया गया है। वैसे आपने केरोसिन कहाँ इस्तेमाल किया? मुझे तो कुछ याद नहीं। आपको याद नहीं या आप याद करना नहीं चाहते?
कुछ देना। रस्सी के जले हुए टुकड़े ये यहाँ कैसे? ये रस्सी कैसे जली? ये मुझे नहीं मालूम। ताज्जुब है, आपके किचन में हमें रस्सी के जले हुए टुकड़े मिलते हैं और आपको मालूम है? आप कहाँ थे जब अनुपमा को आग लगी? जी मैं अपनी फैक्ट्री में था, मुझे वहां पर फोन आ गया था। फैक्ट्री पास में ही है? जी हाँ, बिल्कुल यहीं। आप लोगों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा मिस्टर वर्मा? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आप सच भी तो नहीं बोल रहे हैं? आप तो अनुपमा के पिता की तरह बात कर रहे हैं। क्योंकि हम सच को नजरअंदाज नहीं कर सकते मिसेस वर्मा। मिस्टर वर्मा, आपने कहा कि अनुपमा की साड़ी जल गई और थोड़ी देर में वो जमीन पर गिर पड़ी। और मिसेस वर्मा, आपने बताया था कि अनुपमा इस कमरे में आई थी और आप उस पर लगातार पानी डाल रही थी और कमरे में पानी ही पानी था। जबकि आपके नौकर बालू का कहना है कि कमरे में पानी का नामो निशान नहीं था, कमरा सूखा और साफ था। हाँ, मैंने कमरा सुखाकर साफ कर दिया था। और उस दिन तो नल में पानी ही नहीं आया था। क्या आपको ये ध्यान नहीं आया कि कंबल या किसी गीले कपड़े से आग जल्दी बुझती? सर ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, ये लोग बिल्कुल बौखला गए होंगे, या फिर कंबल लाने के लिए टाइम ही न मिला हो। नामुमकिन, क्योंकि अनुपमा ने कॉटन की साड़ी पहनी थी और कॉटन की साड़ी को जलने के लिए कम से कम 20 मिनट लगते हैं। हो सकता है कि अनुपमा शॉक लगने की वजह से चिल्लाई ना हो, लेकिन आपके लिए 20 मिनट का समय काफी था अपनी बहू को बचाने के लिए, अगर आप चाहते तो। देखिए, अब भी वक्त है, सच सच बताइए आपने क्या किया। अनुपमा ने अपना बयान हॉस्पिटल में दे दिया है, वो झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि आप लोग उसके सर पर खड़े बार बार यही दोहराते रहे कि अगर तुम ठीक हो जाओगी तो हमारे ही घर वापस आओगी। दरअसल ये दिलासा एक धमकी था कि अनुपमा याद रहे, कुछ उल्टा सीधा बताया तो घर आकर तेरी खैर नहीं। अजीत, सच सच बताओ क्या हुआ था। मैं तो उस वक्त फैक्ट्री में था। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। अजीत, आपने अपनी बीवी को खुद जलाया, उसके बाद आप फैक्ट्री चले गए। आपके फैक्ट्री जाने के बाद आपकी माँ ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप अपने बेटे समीर को अपनी आंटी के पास पहले ही भेज चुके थे। तुम्हारा रास्ता साफ था। तुमने अनुपमा को रस्सी से बांधा, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और वो बेचारी बेबस थी, फिर भी वो लड़ी। उसने भागने की कोशिश की, तुमने उस पर मिट्टी का तेल फेंका और उसको घसीटते हुए किचन में ले गए। तुम्हारी तैयारी पूरी थी मिस्टर अजीत। वो खास नोजल भी तैयार था जो तुमने 2 दिन पहले खरीदा था। वो नोजल जो गैस के ट्यूब में फिट होता था। तुमने गैस से ट्यूब निकाल ली, उसमें नोजल लगाई और गैस खोल दिया। तुम्हारी बीवी गिड़गिड़ाती रही लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। नोजल से लपक कर आग की एक भयंकर लपट निकली और अजीत, तुमने बड़ी बेदर्दी से अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। मैं कहता रह गया, मुझसे मत करो ये सब, मत चला, अनुपमा को मत करवाओ मुझसे। लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तुमको तो पैसे की भूख थी, अब मिट गई तुम्हारी भूख, ठंडा हो गया कलेजा, खुश हो गई तुम। क्या बक रहा है तुम मुझे क्यों दोष दे रहे? इसलिए क्योंकि अनुपमा पर केरोसिन फेंका तुमने, गैस को लाइटर से जलाया तुमने। अब सच सच बताओ क्या हुआ था। अनुपमा से मेरी शादी के बाद हमें बिजनेस में बहुत नुकसान हुए। पहले तो हमें बाजार से पैसा मिलता रहा, लेकिन जल्दी ही हमारी हालत खराब ही होती गई। और फिर एक दिन मेरे लिए एक करोड़पति की बेटी का रिश्ता आया। लड़की को अर्धांग था, दोनों पैरों से बेकार थी, चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन बहुत अमीर थी। उसका बाप हमारी बिजनेस में 15-20 करोड़ रुपए तो यूं ही लगा सकता था।
फैक्ट्री ललचा गई और कहने लगी अनुपमा से मेरी शादी को खत्म करना ही होगा। समझ में नहीं आ रहा था अनुपमा का क्या करे। फिर हमने उसे जलाने का प्लान बनाया। उस दिन मैं फैक्ट्री से दोपहर 12:30 बजे लौटा। सब तैयारी हो चुकी थी। 2 दिन पहले ही मैं गैस की ट्यूब में लगाने के लिए नोजल ले आया था। हम इंसान नहीं, हम राक्षस हैं, हैवान हैं, जानवर हैं, हम इंसान नहीं हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।